नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल की जंग जारी है और 7 अक्टूबर की सुबह को अचानक जब हमास ने राकेटों और मिसाइलों की बरसात कर दी थी इसराइल पर, उसी दिन हमने वो प्रोग्राम भी किया था और हमने अपने इस खदशे का उसी वक्त इजहार भी किया था कि हो न हो, हमें लगता है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बने, क्योंकि उससे तकरीबन 1 माह कबल भारत में G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर बाइडेन भी आए थे, मोहम्मद बिन सलमान भी आया था। उस वक्त ही इसका ऐलान हुआ था कि भारत से बजरिया समंदर जो माल है पहले दुबई पहुंचाया जाएगा, दुबई से वो जो है सऊदी अरेबिया तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और फिर उसमें क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन जाहिर है उसका मतलब था कि फिर वहाँ से दमाम से, सऊदी अरेबिया के शहर दमाम से एक रेल लाइन जाती हाइफा तक। हाइफा इसराइल में एक बड़ी बंदरगाह है जिसका जो लीज है, ठेका है, भारत की एक कंपनी गौतम अदानी की अदानी पोर्ट्स को दी गई है। फिर वहाँ से तो हाइफा पोर्ट तो मेडिटेरेनियन में है, वहाँ से माल फिर यूरोप तक चला जाता। अब जाहिर है, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये रास्ता चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको चैलेंज करता है, और जाहिर है इसके लिए सऊदी अरेबिया को इसराइल से भी अपने ताल्लुकात नॉर्मल करने पड़ते। वैसे भी कई मुस्लिम ममालिक पिछले 2 साल में इसराइल के साथ ताल्लुकात अब्राहम अकॉर्ड के अंडर में नॉर्मल कर चुके हैं, जिसमें ज़ाहिर है बहरीन है, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE है, मराकश है। तो इस सिलसिले में अगर मोहम्मद बिन सलमान राज़ी हो जाता, और हो गया था, भले उसका ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान उस वक़्त यहाँ पर रुक गया था भारत में। G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, उसके बाद भी 2 दिन वो यहाँ रहा था और वज़ीर आज़म मोदी के साथ उसके मुज़ाकरात हुए थे। तो ये बात एक लिहाज से तय पाई थी। तो इस पूरे मंसूबे को खटाई में डालने के लिए ये जो साजिश है ना, ये ईरान और चीन ने की है। अब इसका जो हमने भी उस वक़्त इस खदशे का इजहार किया था, और कल जो है, अच्छा आजकल इसराइल ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर आज़म है एंटोनी अल्बनीज़, वो गए हुए हैं अमेरिका, और अमेरिका में उनके मुज़ाकरात हुए जो बाइडेन के साथ, और बाद में उन्होंने मुत्तहिदा मतलब मिलकर मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो बाइडेन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, ये उसने दूसरी मर्तबा कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ये IMEC बनाने जा रहे थे, और जिससे जो है पूरी मिडिल ईस्ट का भला हो जाता, भारत का भला हो जाता, यूरोप का भला हो जाता, क्योंकि ये सुइज को बाईपास करता है, नज़दीक तरीन रास्ता बनता है। तो इसके लिए उसको खटाई में डालने के लिए, उसको जेपरडाइज करने के लिए ये कुछ ताकतें हैं जिन्होंने ये साजिश की और उसके ऊपर अमल किया।
اور فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان ملکوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ دوستی کر سکیں۔ اور ظاہر ہے محمد بن سلمان یا سعودی عربیہ جو ہے وہ تو سب کا لیڈر ہے، امہ کا، مسلم امہ کا، کیونکہ حرمین شریف وہیں پر ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہموار کر سکے۔ اب دوسری طرف اسرائیل بھی ایک قسم کے دوراہے پہ آ گیا ہے، بھلے ہی وہ کتنا چاہتا ہو اس کی معاشی ترقی ہو، اس کی معیشت آگے بڑھے، کیونکہ اس سے اسرائیل کو بھی بہت فائدہ ہوتا، اس کا ایک بندرگاہ استعمال میں ہوتا اور وہاں سے پورا مال گزرتا، تو اسرائیل بھی بہت کماتا۔ لیکن اگر کسی کے اوپر اچانک حملہ کر دیا جائے اور ان کے ہزاروں لوگوں کو، معصوموں کو، بے گناہوں کو بے دریغ قتل کر دیا جائے، اور وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ایسے ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس میں دکھا رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کی صبح کو کیسے حماس کے جو دہشت گرد ہیں وہ اسرائیلیوں کو گاڑیوں سے پکڑ پکڑ کر باہر نکال کر پوائنٹ بلینک رینج پر گولیوں سے بھون رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں اس سے پہلے امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں وہ لوگ، اینٹونی بلنکن، اس نے اس واقعے کا، یہ جو 7 اکتوبر کی صبح کو حماس والوں نے کیا، اس کا جو موازنہ، اس کا جو کمپیریزن ہے نا، وہ کیا تھا جو بھارت کے اوپر لشکر طیبہ والوں نے 26/11/2008 کو ممبئی پہ حملے کیے تھے اور 3 دنوں کے لیے جو ہے لوگوں کو قتل کرتے رہے بے دریغ، جو ہے وی ٹی پہ قتل کیا، تاج محل ہوٹل میں، اوبیرا ہوٹل میں، لیوپولڈ میں اور پوری بمبئی میں جو ہے۔ تو اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ یہ جو 7 اکتوبر والا واقعہ ہے، اسرائیل کے اوپر حملہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے لشکر طیبہ والوں کا بمبئی کے اوپر حملہ۔ اور ابھی جو بائیڈن بھی وہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ حماس نے یہ جو حملہ کیا وہ آئی میک کا جو پلان تھا، جو منصوبہ تھا، اس کو ناکام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے الگ ٹکڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 کنٹری جو ہے پلان پہ ہی عمل ہوگا تو ہی دیر پا امن ہو سکے گا مشرق وسطیٰ میں، نہیں تو جب تک فلسطینیوں کو الگ سے جگہ نہیں ملے گی امن امان نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کا یہ فائدہ اس قسم کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں حماس جیسے، وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر دیر پا امن چاہتے ہیں، اب یہ خود جو بائیڈن کہہ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے اوپر زور ڈال کر جو ہے غزہ کی جو سیج تھی، غزہ کا جو محاصرہ تھا وہ اٹھوایا، اور ابھی 3-4 روز سے مصر کی طرف سے جو رفح بارڈر ہے وہاں سے جو ہے امداد، جو انسانی امداد ہے جو ضروری ہے، یعنی اناج ہو، دوائیاں ہوں، کمبل ہوں، اس قسم کی جو امداد ہے وہ غزہ پہنچ رہی ہے۔ لیکن جناب کچھ ممالک ایسے ہیں جو امن امان نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ جنگ کی صورتحال میں رہے۔ ایسے ممالک میں پاکستان بھی آ جاتا ہے۔
तुर्की भी आ जाता है और ईरान तो सबका बादशाह है। और इसीलिए आपको इसका इल्म होगा शायद कि FATF की ब्लैक लिस्ट में है ईरान। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में 2-3 साल रहा, पिछले साल उसको इससे निजात मिली थी, लेकिन अब भी वो दहशत गर्दों की हिमायत करने से बाज नहीं आता। अब भी वो हमास जैसे जो दहशत गर्द हैं उनकी हिमायत करता है। इसीलिए तो 7 अक्टूबर की सुबह को जब भी इसराइल के ऊपर हमला किया था तो पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्की ने इसका खैर मकदम किया था। और अभी तो तुर्की के जो सदर हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, उन्होंने ये तक कह दिया है कि हमास वाले दहशत गर्द नहीं है। वो तो जाहिर है आप जिस किस्म का चश्मा चढ़ाएंगे आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। और इसी तरह ईरान भी है, इसीलिए वो ईरान अपनी तरफ से यानी लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो उसी की तरफ से बनाई हुई है, उसको उंगली कर रहा है कि वो इसराइल के ऊपर हमला करे। अच्छा, जो यमन के जो जुनूब में होती बागी जो हैं उनको कह रहा है वो इसराइल के ऊपर जो है रॉकेट दाग रहे हैं। और इसी तरह खुद भी, अच्छा इसने तो पूरी दुनिया को काल दी है ईरान ने कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को मिलकर इसराइल के ऊपर हमला कर देना चाहिए। तो इस किस्म के ममालिक कभी भी अमन अमान नहीं चाहते और इसी की वजह से पिछले 45 साल से तकरीबन जब से ये पावर में आए हैं ईरान का हाल खस्ता हो गया है। नहीं तो पहले ईरान इतना अच्छा होता था जैसे आजकल यूरोप है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।